हम सामान्य विज्ञान पर आधारित 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 30 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से रेबीज रोग या हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं रेबीज रोग के बारे में। दोस्तों, रेबीज रोग का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया भी है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं हाइड्रोफोबिया भी लिखा हुआ आता है, इसलिए रेबीज रोग का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया होता है। दोस्तों, रेबीज रोग जो होता है यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, जो कि लाइसा वायरस टाइप 1 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यह लाइसा टाइप 1 के द्वारा होने वाला रोग होता है। दोस्तों, यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। लुई पास्चर ने एंटी रेबीज टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से 2 और 3 आवर्त में 8 तत्व मौजूद है। इसका ऑप्शन नंबर डी का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस रोग को जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से रूबेला रोग को जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं रूबेला के बारे में। रूबेला रोग यह रूबेला नामक वायरस द्वारा फैलता है। रूबेला इंजेक्शन 9 से लेकर 12 माह के बच्चों को यह इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो दोस्तों, इम्प्लांटेशन एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज को जुड़ने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जीवाणु होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है जीवाणु क्या होते हैं। एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय? आप बताएंगे। जीवाणु जो होते हैं यह एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। बात करते हैं जीवाणु के बारे में। दोस्तों, जीवाणु का पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है। इनके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीवाणु जो होते हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला क्लोरोफिल विहीन सूक्ष्म जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से नीली रंग की लौ उत्पन्न होती है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त रूप से होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणुओं की खोज की थी तथा इसका नामकरण इन्होंने सूक्ष्म जीव रखा था। क्या रखा था? इसका नाम इन्होंने सूक्ष्म जीव रखा था। परंतु 1829 ईस्वी में एरनबर्ग महोदय ने इन सूक्ष्म जीवों का नाम जीवाणु रखा था। क्या रखा था? जीवाणु रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, पुष्प का कौन सा भाग परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बाह्य दल होता है पुष्प का, यह भाग परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायंग। जो बाह्य दल होता है यह पुष्प के अंदर स्थित होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन भाग होता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से पुष्प का मादा जनन अंग है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो जायांग होता है यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पुष्प का मादा जनन अंग जायांग होता है। यह पुष्प का केंद्रीय भाग होता है। प्रत्येक जायांग जो होता है अनेक अंडकों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो गैलियम होता है यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं गैलियम के बारे में। जो गैलियम होता है एक रासायनिक तत्व है। यह प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता, लेकिन इसके यौगिक
बॉक्साइट और जस्ते की खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यह अपने शुद्ध रूप में एक मुलायम व चमकीली धातु के रूप में होता है। दोस्तों गैलियम जो होता है इसे Ga के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है आप बताएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक भार जो होता है 69.723 होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से फ्लोरोजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों फ्लोरोजेंस ये फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, यानी यह फूलों को खिलने में मदद करता है। यह हार्मोन पत्तियों को बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों बात करते हैं एथिलीन के बारे में। दोस्तों इसके 1962 में बर्ग महोदय ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? बर्ग महोदय ने इसकी खोज 1962 में की थी। यह वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। फल पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा ये मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। बात करते हैं जिब्रेलिन के बारे में। दोस्तों जो जिब्रेलिन होता है यह पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है तथा बीजों की सुसुप्त अवस्था समाप्त करता है। वह बीज अंकुरण में ही सहायक होता है। बात करते हैं लास्ट हमारा है साइटोकाइनिन। दोस्तों इसको 1955 में मिलर महोदय ने इसकी खोज की थी। यह पौधों की जीर्णता को रोकता है, कोशिका विभाजन का एवं विकास में यह मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 13, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान तथा स्लाइडर महोदय ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। स्वान तथा स्लाइडर महोदय ने 1838 में। स्वान जो थे ये वनस्पति शास्त्री थे तथा जो स्लाइडन थे ये प्राणी शास्त्री थे। इन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक जीव जो होता है कि उत्पत्ति जो होती है कोशिका से होती है, मतलब प्रत्येक जीव जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो लाइसोसोम होता है इसकी खोज किसने की थी आप बताएंगे। लाइसोसोम की खोज 1955 में डुबे ने की थी। किसने की थी? 1955 में डुबे ने की थी। दोस्तों आत्महत्या थैली से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। इस प्रक्रिया में यह कभी कभी स्वयं को भी नष्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, गाल्टन की सीटी किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है यानी प्रश्रव्य ध्वनि यह गाल्टन की सीटी उत्पन्न करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं ऑडिबल साउंड के बारे में। दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होता है इसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। इसे मनुष्य के कान सुन सकते हैं, जबकि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक के साउंड होते हैं। इसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ये दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। दोस्तों भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगें जो होती है वह इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से यांत्रिक तरंग है। दोस्तों निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो यांत्रिक तरंग होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग होती है यह यांत्रिक तरंग होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जबकि एक्स किरणें, प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंग ये सभी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बात करते हैं यांत्रिक तरंग के बारे में। यांत्रिक तरंगें जो होती हैं इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो ध्वनि तरंग होती है यह निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगाया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। अवतल लेंस दोस्तों इसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। यह लेंस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। दोस्तों इस रोग में कैसे होता है, इस रोग में दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पहले ही फोकस हो जाते, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है। तो दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो प्राथमिक रंग नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जो व्हाइट कलर होता है यानी सफ़ेद का रंग, यह प्राथमिक रंग नहीं होता, जबकि लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। दोस्तों प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? प्राथमिक रंगों की संख्या जो होती है वह 3 होती है। कौन कौन सा? लाल, हरा और नीला। दोस्तों यह रंग प्राथमिक रंग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि प्राथमिक रंग प्रकाश के वे रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों से मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें निश्चित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। लाल, हरा और नीला मिलाने से श्वेत रंग मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? दोस्तों जो रेलवे सिग्नल होते हैं इसमें लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सर्वाधिक होता है, इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, जिससे सिग्नल होता दूर तक जाता है, बिखरता नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब